मेरा नाम अर्जुन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ घूमने का शौकीन हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं है, माँ पापा और एक छोटा भाई रोहन। हमारी जिंदगी हमेशा नॉर्मल रही है, लेकिन कुछ महीने पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोचने की ताकत ही छीन ली। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ एक ऐसा वाकया है जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरा एक पुराना दोस्त करण अचानक मेरे शहर आया। हम दोनों कॉलेज के समय से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जॉब और जिंदगी की भाग दौड़ में सालों से हमारी बात नहीं हुई थी। उसकी अचानक कॉल आई, भाई मैं 2 दिन के लिए मुंबई आ रहा हूं, कुछ प्लान बनाते हैं। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत प्लान बनाया कि वीकेंड पर कहीं बाहर चलेंगे। करण ने कहा, भाई सुना है मायाजाल एक काफी अलग जगह है, वहां चलते हैं। मैंने पहले कभी मायाजाल का नाम नहीं सुना था। मैंने गूगल किया, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि ये एक एंटरटेनमेंट जोन है जहां गेमिंग, थिएटर और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। हालांकि इसकी लोकेशन मेरे शहर के आउटर इलाके में थी, जहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन हमें एडवेंचर चाहिए था। सो हमने तय कर लिया कि शनिवार रात वहां जाएंगे। शनिवार शाम मैं, करण और मेरे 2 और दोस्त राहुल और विशाल वहां जाने के लिए निकले। हमारी कार हाईवे पर दौड़ रही थी और हम लोग पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम वहां पहुंचे। जगह देखने में एकदम नॉर्मल लग रही थी। एक पुरानी बिल्डिंग जिसके बाहर नियॉन लाइट्स चमक रही थी। अंदर जाने पर हल्की भीड़ थी, लेकिन माहौल अजीब था। वहां के लोग कुछ अलग ही थे, जैसे वो बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खालीपन था। हमने वहां एक कैफे देखा और सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। वहां बैठते ही एक वेटर हमारे पास आया। वो बहुत ही अजीब था, पतला दुबला, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अजीब सा शून्य। उसने बिना कुछ बोले हमारे सामने मेन्यू रख दिया। करण ने उससे पूछा, भाई यहाँ का बेस्ट आइटम क्या है? वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, जो चीज खुद आपको चुन ले वही बेस्ट होती है। हम सब उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसे। राहुल ने कहा, भाई क्या हॉरर मूवी का विलेन बना हुआ है? लेकिन वेटर बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से चला गया। हमने ऑर्डर किया और कुछ देर बाद खाना आ गया। खाना अच्छा था, लेकिन माहौल अब भी अजीब था। अचानक हमें कैफे के बाहर एक बंदा दिखा। वो हमें घूर रहा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। विशाल ने मस्ती में कहा, लगता है ये बंदा हमें किडनैप करने वाला है। लेकिन उस आदमी ने अचानक इशारे से हमें अपने पास बुलाया। हमने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन फिर करण ने कहा, चलो देखते हैं क्या चाहिए इसे। हम उसके पास गए। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, बस घूमने आए हैं। क्यों? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, तुम लोग अभी यहां से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विशाल ने मजाक में कहा, भाई कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा है क्या? लेकिन वो आदमी सीरियस था। उसने हमारी तरफ झुककर कहा, जो चीजें यहां दिखती हैं वो असल में वैसी नहीं है। सब कुछ एक भ्रम है। जितनी देर रुकोगे उतनी बुरी चीजें देखने को मिलेंगी। उसकी बात सुनकर हमारे बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे से कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो अब असली मजे लेते हैं। हमने उस आदमी को इग्नोर किया और माया जाल के अंदर बने मेज ऑफ इल्यूजन्स में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही माहौल और भी अजीब हो गया। दीवारें शीशे की बनी थीं और हर तरफ हमारा ही अक्स दिख रहा था। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे शीशों में दिखने वाली हमारी परछाइयां हमें देख रही थीं। मैंने सोचा कि यह सिर्फ लाइटिंग का इफेक्ट होगा, लेकिन फिर अचानक करण रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, भाई शीशे में जो दिख रहा है वो हम नहीं हैं। हम सबने ध्यान से देखा और जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। शीशों में हमारी परछाइयां हमारी ही तरह थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने उन लोगों के चेहरे पर देखी थी जो हमें अंदर आते वक्त घूर रहे थे। फिर एक साथ उन परछाइयों ने अपनी आंखें लाल कर ली और एक झटके में हमारी ओर देखना बंद कर दिया। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
विशाल ने धीरे से कहा, भाई अब क्या करें? करण ने थूक गटका और बोला, यहां से निकलते हैं। हम जल्दी से मुड़े और बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन जो हुआ वो और भी डरावना था। रास्ता पहले जैसा नहीं था। हम घूमते ही जा रहे थे, लेकिन हर बार हम वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। और फिर अचानक हमारे ठीक सामने हमारी ही परछाइयां खड़ी हो गईं। लेकिन इस बार वे हमारी तरह नहीं थीं। उनके चेहरे पिघल रहे थे और उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। और तभी उनमें से एक परछाई ने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया और मैंने देखा उसके नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ था। हमारी सांसें तेज हो गईं। हमारे ठीक सामने हमारी ही परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था, चेहरे पिघल रहे थे और उनके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी जो हमें शुरू से इस जगह के लोगों में दिख रही थी। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई कुछ जवाब देने की हालत में नहीं था। करण ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसकी परछाई ने भी ठीक उसी तरह कदम पीछे किया। पर कुछ अजीब था। करण पीछे हटा था डर की वजह से, लेकिन उसकी परछाई ने ऐसा जानबूझकर किया था जैसे हमें चिढ़ा रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, यह सिर्फ एक ट्रिक हो सकती है। हो सकता है यहाँ की लाइटिंग कुछ अजीब हो या कोई मिरर इफेक्ट। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक परछाई अचानक अपनी जगह से हिली। नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं, बल्कि झटके से, जैसे उसकी बॉडी टूट रही हो। उसकी गर्दन पहले एक तरफ झुकी, फिर दूसरी, और फिर उसके होंठ धीरे धीरे खुले। उसने जो कहा उसने हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, वो गहरी थी, गूंजती हुई, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही हों। करण चिल्लाया, भागो! हम चारों तेजी से घूमे और बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन वो भूल भुलैया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले शीशे थे, वहां अब काले दरवाजे नजर आ रहे थे और हर दरवाजे के पीछे अंधेरा था। हम जिस भी तरफ भागते, लगता जैसे जगह और भी बढ़ रही हो, जैसे कोई हमें इस मेज के अंदर और अंदर खींच रहा हो। फिर अचानक मेरे पीछे से विशाल की चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए इशारा किया। हम सब ने देखा, एक दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी स्किन किसी जले हुए इंसान जैसी दिख रही थी, जैसे उसकी बॉडी पिघल रही हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर वो एक झटके में गायब हो गया। विशाल का शरीर कांप रहा था। भाई, ये क्या जगह है? करण ने घबराकर दीवार पर हाथ मारा। कोई रास्ता ढूंढो। राहुल ने एक दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बाहर कोई और ऑप्शन नहीं था। हमें अंदर जाना पड़ा। हम जैसे ही अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब हम पूरी तरह अंधेरे में थे और फिर हमें सुनाई देने लगी वो आवाज, धीमी लेकिन बेहद डरावनी, किसी के पैरों की घिसटने की आवाज। कोई आ रहा है, विशाल ने कांपते हुए कहा। करण ने धीरे से कहा, चुप रहो। लेकिन अब आवाज तेज हो गई थी, किसी के घसीटने की आवाज, कहीं से पानी टपकने की आवाज और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। तुम अब बाहर नहीं जा सकते। हम चारों अंधेरे में घिरे खड़े थे। सांसें तेज चल रही थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वो अजीब फुसफुसाहटें हमारे कानों में गूंज रही थीं। तुम अब बाहर नहीं जा सकते। किसी ने हल्की हंसी भी सुनी थी, पर वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो हमारी हड्डियों तक ठंडा कर रहा था। राहुल ने धीरे से कहा, कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। करण और विशाल के फोन भी बंद हो चुके थे। राहुल ने जेब से अपनी पॉकेट लाइट निकाली और जैसे ही उसने उसे जलाया, हम सबके शरीर जैसे सुन्न पड़ गए। हम जिस कमरे में थे वो एक बंद गलियारे जैसा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब चीजें लिखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से उन पर निशान बनाए हों। कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे।
माया जाल तुम्हें निगल चुका है। भगवान, ये कहां आ गए हम? विशाल फुसफुसाया। राहुल ने धीरे से दीवार छुई और तभी थप 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 दीवारों के अंदर से कुछ जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हम सबके शरीर सुन्न हो गए। करण दीवार से हटकर पीछे हुआ, लेकिन तभी दीवार पर लिखे शब्द बदलने लगे। हमारी आंखों के सामने वो नुकीले निशान अपने आप खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिख रहा हो। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। विशाल चीख पड़ा, भाई यहां से निकलो। हमने तुरंत आगे की तरफ दौड़ लगा दी। वो गलियारा लंबा होता जा रहा था, जैसे ये जगह हमारी सोच के मुताबिक बदल रही थी। राहुल की टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, हमने देखा सामने एक दरवाजा था। हमारी उम्मीद जागी। करण सबसे आगे था। उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, हमारी रूह कांप गई। वो एक गोलाकार कमरा था, लेकिन जमीन पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे बहुत सारे लोग घसीटते हुए यहां लाए गए थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक और परछाई बैठी थी। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसके चेहरे की जगह कुछ भी नहीं था, बस एक गहरा काला गड्ढा था। उसकी बाहें जमीन तक लटक रही थीं और उसके नाखून इतने लंबे थे कि जमीन से टकरा रहे थे। हम सब पीछे हटने लगे, लेकिन तभी वो हिला। उसका शरीर झटके से उठा और फिर वो हमारी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि वो हमें घूर रहा था। और फिर उसने अपने होठों को हिलाया। तुमने मेरी जगह ले ली है, अब तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। और तभी दरवाजा बंद हो गया। कमरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि हमारी सांसें जमने लगी। दीवारों पर अचानक से चीखने की आवाजें गूंजने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई हमारी ही आवाज में हमें पुकार रहा था। विशाल, राहुल, करण। मेरे कानों में मेरी खुद की आवाज आई, अमन। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें मेरे अंदर उतर रही थीं। और फिर अचानक कमरे की लाइट जल गई। हम जहां खड़े थे वहां कुछ नहीं था। वो कुर्सी भी गायब हो चुकी थी। हम एक छोटे से गंदे कमरे में थे और हमारे ठीक सामने एक आईना था। आईने में हम चारों थे, लेकिन हम हिल नहीं रहे थे। हमने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए। आईने में हमारा अक्स वैसा ही था जैसे वो अब भी देख रहा हो, लेकिन हमसे अलग। करण ने फुसफुसाया, भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर राहुल ने धीरे से अपनी पॉकेट लाइट को आईने पर मारा और जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, हमें दिखा वो सब आईने के अंदर थे, हमारे पीछे, बिल्कुल हमारे पीछे। वही परछाइयां, उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था, उनके चेहरे पिघल रहे थे और वो हमें घूर रही थीं। और फिर उनमें से एक हिली। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आईने से बाहर निकाला और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कलाई बर्फ की तरह ठंडी हो गई हो। वो स्पर्श इंसानी नहीं था, बिल्कुल निर्जीव, लेकिन अंदर से किसी अजीब ऊर्जा से भरा हुआ। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ झटका, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पाया। विशाल, राहुल और करण ने भी वही देखा और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आईने के अंदर मौजूद वो परछाइयां अब धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों से बहता काला तरल उनके गालों तक आ रहा था और उनके होंठों पर वही अजीब ठंडी मुस्कान थी। करण चिल्लाया, छोड़ उसे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ, एक जबरदस्त झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। तभी बाकी परछाइयां भी हरकत में आ गईं। एक परछाई ने विशाल का गला पकड़ लिया। राहुल के पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए और उसे जमीन पर खींचने लगी। मैं दर्द से कराहते हुए देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। और फिर आईने से निकलती उस परछाई ने अपनी आंखें मेरी आंखों में गड़ा दी। उसकी खाली गहरी आंखों में झांकते ही मेरे सामने अंधेरा छा गया। अब तुम हमारे हो। और फिर सब बदल गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब किसी और जगह पर था। मेरे आसपास गाढ़ा धुआं फैला हुआ था। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ था। फिर धीरे धीरे धुआं छूटने लगा। मैं एक बड़े सुनसान थिएटर हॉल में खड़ा था। उसके चारों तरफ धूल से ढकी टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं,
कुछ इंसानी, कुछ जानवरों जैसी और कुछ ऐसी जिन्हें देखकर मेरा दिमाग समझ ही नहीं पाया कि वे क्या थीं। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज थी वो थिएटर हॉल के बीचों बीच रखी हुई एक विशाल स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। मैंने नजदीक जाकर देखा और मेरा खून जम गया। स्क्रीन पर मैं था। मुझे स्क्रीन में दिखा कि मैं माया जाल के अंदर घूम रहा हूं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ अजीब था। हम सब के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। हमारी आंखों से वही काला धुआं निकलने लगा था और हमारी मुस्कानें अजीब तरह से खिंचती जा रही थीं। और फिर स्क्रीन पर मौजूद मैं धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसने सीधे मेरी तरफ देखा। तुम यहां से नहीं जा सकते। स्क्रीन पर मौजूद मेरा चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसके मुंह से अजीब सी गहरी गूंजती हुई हंसी निकलने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर अचानक स्क्रीन पर दिखने वाले मुझे ने अपने हाथ बढ़ाए स्क्रीन से बाहर। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। मेरा दम घुटने लगा। सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर सब खत्म हो गया। भाई उठ, अमन उठ, किसी ने मुझे जोर से झकझोरा। मैंने घबराकर आंखें खोली। मैं अब भी माया जाल के अंदर था। राहुल, करण और विशाल मेरे पास खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। करण ने कांपती आवाज में कहा, भाई तू 2 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। तेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। राहुल बोला, हम यहां से निकलना होगा, ये जगह कुछ गड़बड़ है। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन तभी हमने देखा वो आईना अब भी वहीं था, लेकिन अब उसमें हमारी जगह कुछ और दिख रहा था। वो परछाइयां अब हमारी तरह दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, हमारी मुस्कान की तरह। और फिर उनमें से एक ने धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाया, ठीक वैसे ही जैसे हम हिलाते। हमारा खून जम गया। और फिर आईने में दिखने वाले विशाल ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और हमें देखकर कहा, तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम असली हो? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आईने में दिखने वाले विशाल ने जो कहा था वो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम असली हो? राहुल, करण और असली विशाल भी जड़ हो गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आईने के अंदर मौजूद वो परछाइयां अब बिल्कुल हमारी शक्लों में बदल चुकी थीं। वही कपड़े, वही हाव भाव, लेकिन उनकी आंखें, उन आंखों में कुछ था जो इंसानी नहीं था। मैंने धीरे धीरे आईने की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, आईने में मौजूद अमन ने भी वैसा ही किया। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। आईने के अंदर मौजूद मैं भी वैसे ही हाथ उठाने लगा, लेकिन ठीक उसी पल उसने अपनी कलाई को इतनी बुरी तरह मोड़ा कि एक भयानक चक की आवाज आई और उसकी हड्डी उलटी दिशा में मुड़ गई। आहा! मैं चीख उठा, लेकिन दर्द मुझे नहीं हुआ था। आईने के अंदर मौजूद मेरी परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी। विशाल फुसफुसाया, ये क्या है भाई? करण पीछे हटने लगा। हमें यहां से निकलना चाहिए, अब और नहीं। लेकिन निकलना इतना आसान नहीं था। आईने के अंदर की परछाइयां अब हिलने लगी थीं। वे अब हमारी हरकतों की नकल नहीं कर रही थीं। अब वे अपने हिसाब से चल रही थीं। फिर मेरी परछाई ने धीरे से अपने होंठ खोले और एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, तुम जा नहीं सकते। ठीक उसी पल थिएटर हॉल की सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई चीज सरकते हुए हमारी तरफ आ रही हो। हम एक दूसरे के और करीब खिसक गए। करण घबराकर बोला, लाइटर जलाओ जल्दी। राहुल ने हड़बड़ी में जेब से लाइटर निकाला और जैसे ही उसने उसे जलाया, हमने उसे देखा। वो थिएटर हॉल की पिछली कतारों में एक परछाई खड़ी थी, इतनी ऊंची कि उसकी गर्दन छत से टकरा रही थी। उसका शरीर असली नहीं था, बल्कि ऐसे लगता था जैसे सैकड़ों मरे हुए इंसानों के शरीरों को जोड़कर बनाया गया हो। उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काली खाई थी और उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। हम सबकी सांसें अटक गईं। विशाल धीमी आवाज में फुसफुसाया, भग। लेकिन इससे पहले कि वो भग पूरा कह पाता, वो परछाई दौड़ पड़ी। भागो! हमने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। हमारी हर एक सांस जोर से गूंज रही थी। पैरों के नीचे बिछी धूल उड़ रही थी। थिएटर की पुरानी कुर्सियां हमारे रास्ते में आ रही थी,
लेकिन हम सिर्फ भाग रहे थे। राहुल लड़खड़ाया और गिर पड़ा। राहुल! मैंने चिल्लाया और उसे उठाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो चीज उसके ठीक पीछे थी, बहुत पास, इतनी पास कि मैं उसकी सांसों की गंध महसूस कर सकता था। सड़ी हुई गली गली मांस की दुर्गंध। राहुल को उठाने के बजाय मैंने पूरा जोर लगाया और उसे आगे धक्का दिया। हम फिर भागने लगे। हमारी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रास्ता था, बाहर निकलने का दरवाजा। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! नहीं! विशाल ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। करण ने अपनी पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर पीछे से एक आवाज आई, अब तुम हमारे हो। हमने धीरे धीरे पीछे देखा। वो चीज अब हमारे बेहद करीब थी। वो धीरे धीरे झुक रही थी और फिर अचानक सब अंधेरा हो गया।